हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन के बारे में। एक बार जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं। और अगर तुम ये पहली वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली, मोल कंसेप्ट कि मोल का मतलब क्या होता है, एंड सेकंड जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन यूजिंग मास एंड नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। और अगर ये पता नहीं है तो अपने लास्ट की दो वीडियो जाके देखनी है, तब जाके यहाँ पे आना है। ओके, आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम मोल कंसेप्ट के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम दिखाते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन इज इक्वल टू, इसका पहला फॉर्मूला होता है मास के टर्म्स में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन मास जो हमें मास दिया जाए, मोलर मास उस एलिमेंट या कंपाउंड का मोलर मास। सेकंड फॉर्मूला हमने देखा था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अगर वो हमसे किसी कंपाउंड की बात कर रहा है जैसे H2O, N2, तो फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। और अगर हमसे किसी एलिमेंट की बात कर रहा है जैसे कॉपर, आयरन, तो फिर हम बात करेंगे एटम्स की। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे। और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, वो क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज, या फिर फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। What is the mass of one molecule of water? ठीक है, तो अभी तक ट्राई नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। What is the mass of one molecule of water? ट्राई करो इसे और फिर बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। चलो, कैसे कैलकुलेट करना है, देखो सिंपल सा तरीका है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, क्या? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और उसके बाद जो पूछा गया है वो निकालना। तो हमें गिवन क्या है सर? हमें पार्टिकल्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है वाटर के, और वो है 1। अब अपन को मोल्स निकालना है सबसे पहले। तो मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, n/Na। तो फिर वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 1/6.02 इंटू 10⁻23। वाटर के मोल्स आ गए। हमसे पूछा गया था कि मास निकालना है। क्या निकालना है? मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हैं? इतने। अब मास वाला फॉर्मूला लगा दो मोल्स का कि सर मोल्स हो जाते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स अपन को पता है, देखो 1/6.02 इंटू 10⁻23। गिवन मास हमें निकालना है। और मोलर मास वाटर का, वाटर मतलब H2O, तो कितना हो जाएगा सर? 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा 18 ग्राम। तो ये हो गया 18। अब 18 को इस तरफ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा मास? 18/6.02 इंटू 10⁻23। अब दिख रहा है लगभग 3 आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18 इंटू 10⁻23। हमारे ऑप्शंस क्या क्या थे? हमारे ऑप्शन थे ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी 0.5 ग्राम, ऑप्शन सी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, एंड ऑप्शन डी 3 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो कौन सा आंसर आ रहा है भाई? कौन सा आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आदत डस्टर की पड़ी हुई है तो इसकी आदत पड़ नहीं रही है, धीरे धीरे पड़ेगी। हाँ भाई, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है? कुछ और अच्छे वाले। कल तो हमने इजी करे थे। अरे सर क्या बात कर रहे, वो इजी है तो फिर आने वाली कैसे होंगे? हम करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms present in
1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अरे सर अब ई का बला है, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये होता है अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 14, 19, 14 बी, 19 सी क्या है 6 × 10⁻23 और डी है 114 × 10⁻23। अब देखो जनरली कैलकुलेशन में 6.022 × 10⁻23 की जगह हम क्या कर लेते हैं 6 ही ले लेते हैं, 6.022 लगभग 6 के बराबर है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम उसे 6 ले लिया करते हैं। तो हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो 1 मोल, इसमें 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ले लूँ मैं तो उसके अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं 6 × 10⁻20, 6.02 × 10⁻23 होते हैं, हाँ या ना? लेकिन ये क्या है, ये कंपाउंड है, तो 1 मोल अगर मैं NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 ले लूँ तो इसके अंदर इतने मोलिक्यूल्स होंगे किसके? ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसके। अगर कंपाउंड रहता है तो उसके मोलिक्यूल्स होते हैं और एलिमेंट रहता है तो उसके एटम। यानी कि सर 1 मोल अगर अपन ने ये लिया है इसका मतलब इसके अंदर इतने इसके मोलिक्यूल्स हैं, हाँ या ना? अब मुझे बताओ कि एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? सर देखो NH4 1 × 2, 2 तो नाइट्रोजन प्लस 4 × 2 = 8, 8 हाइड्रोजन प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन, तो ये हो गया सर 19 एटम एक मोलिक्यूल के अंदर, 19 एटम। अब इतने मोलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? अगर एक में 19 है तो दो में सर 19 × 2, और इतनों में इतने मोलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे सर 19 × 6 × 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114 × 10⁻23। कौन सा आंसर दिख रहा है मुझे? तो डी नज़र आ रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो कभी कभी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो मॉलिक्यूल्स की बजाय एटम्स पूछ लेते हैं, तो ये देख लो उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है और उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कल हमने H2SO4 वाला क्वेश्चन देखा था ऐसा, हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। ओके, आगे बढ़े। चलो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है वॉल्यूम की मदद से, पर वो थोड़ा अजम्पशन पे बेस्ड है। और वो क्या अजम्पशन है पहले वो समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या कि ये जो एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक हाइपोथेसिस ली, मतलब मान लिया, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या माना कि अगर मैं एक गैस की इतनी वॉल्यूम लूँ, किसी एक गैस 1 बोल देता हूँ मैं, इसकी मैंने इतनी वॉल्यूम ली गैस 1, और इतनी ही वॉल्यूम दूसरी गैस 2 की लूँ, तो उन्होंने बोला कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। इक्वल अमाउंट गैस का लोगे तो इक्वल वॉल्यूम आएगी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो सर कि एवोगैड्रो ने बोला अगर वॉल्यूम दोनों की सेम है तो दोनों का अमाउंट भी इक्वल है, हाँ, और दोनों का अमाउंट इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल है, चाहे गैस अलग अलग हो, हाँ। यही था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, क्या कि अगर दोनों गैस की वॉल्यूम सेम है तो उनका अमाउंट भी सेम है, अगर दोनों गैस की अमाउंट सेम है तो उनकी वॉल्यूम भी सेम। सर अमाउंट मतलब मोल्स या पार्टिकल्स, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बात लिखते हैं हम, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases have equal number of particles। ठीक है, और अच्छी लैंग्वेज में कहें इसे हम 8 NTP, 8 NTP, या फिर हम 8 सेम टेम्परेचर
एंड प्रेशर। इस बात का अभी ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, जब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो ये हम लेके चलते हैं, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इक्वल वॉल्यूम गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इससे क्या हुआ सर, इसका मतलब अगर मैं 1 मोल गैस यहाँ लूँ और 1 मोल गैस यहाँ लूँ और कोई 1 मोल तीसरी गैस लूँ, मतलब तीनों की वॉल्यूम सेम आएगी। हाँ, तो कितनी आएगी सर, ये माना गया, माना नहीं, ऑब्जर्व किया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 बार। सर बार प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट बार होती है, हाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार। ऐसे टाइम द वॉल्यूम कवर्ड बाय 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये ऑब्जर्व किया गया कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस का 1 मोल अगर हम ले लें कोई सी भी गैस का, तो वो कितनी वॉल्यूम घेरेगा, 22.4 लीटर। तो सर इससे मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे क्या? हाँ, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई गैस 44 लीटर वॉल्यूम घेर रही है, तो बताओ उसके कितने मोल है? सर 1 मोल होती तो 22, 2 मोल होगी तो 44, यानी कि 2 मोल है। हाँ या ना, बात समझ में आई? तो यहाँ से हमारा नया फॉर्मूला निकल के आया मोल्स कैलकुलेट करने का, और वो क्या था? वो था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। इधर वॉल्यूम भी लीटर में लेनी है, ठीक है। ये वॉल्यूम भी काय में लेनी है, लीटर में, और ये भी काय में आया, लीटर में आया। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर करोगे काय पे, 8 नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो फिर हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, तो हमने एक और देख लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूले देख लिए मोल्स के, बस खत्म हो गए मोल्स के फॉर्मूले, अब नहीं आएंगे। हाँ, सर ठीक है, मान लिया आपकी बात। तीन फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले ही तो हैं। पहले है मास वाला, मास वाला क्या हो जाएगा, है ना, मोल्स के फॉर्मूले समरी। मास वाला फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। पार्टिकल वाला क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम वाला क्या है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और कंडीशन बस इसमें है कि ये लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर गिवन नहीं है तो मतलब नहीं लगेगा। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया हमारी कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स। अब इस पे, इस फॉर्मूले पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। मास देके वॉल्यूम पूछ ली तो कैसे निकालोगे? कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। कितने होंगे भाई, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मोल्स गिवन नहीं होते हैं, तो पहला काम है मोल निकालना। हमें मास गिवन दे रखा है, हाइड्रोजन गैस, जब भी हाइड्रोजन गैस आएगी मतलब H2 बोल रहा है। जब भी गैस आ जाता है ना पीछे तो उसके 2 हो जाएंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन बोलता तो H, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन गैस बोल दिया N2, क्लोरीन Cl, क्लोरीन गैस बोल दिया Cl2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस बोला है तो H2 होगा, तो मोलर मास कितना हो जाएगा,
2 ग्राम। तो सर यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आ गया 5। अब सर 5 आ गया, एनटीपी दे ही रखा है, तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। 22.4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगी 5 × 22.4, यानी कि 5 4 20 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 कैरी 1, तो 112 लीटर। 112 लीटर विल बी द आंसर। समझ में आई क्या बात? डाउट बताओ। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो और अगला क्वेश्चन तुम करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। The number of atoms in the number of atom, इसके बाद एक और करेंगे यार, टाइम मिलेगा तो एक और बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट NTP इज इक्वल टू, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 3/2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन बी है 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन सी है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और ऑप्शन डी है 4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो और बताओ रे। हो गया? चल देखते हैं भाई। 11.2 लीटर, देखो 11.2 22.4 का ही भाई रे, उसका आधा ही तो है, मतलब वो वाला फॉर्मूला तो लगाना है, और एनटीपी भी दे दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है मोल्स निकालना। सर मोल्स निकाल लेंगे, गिवन वॉल्यूम कितनी दे रखी है 11.2 अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम के टर्म्स में था तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, वॉल्यूम गिवन थी तो वॉल्यूम वाला, मास गिवन है मास वाला, पार्टिकल्स गिवन थे पार्टिकल्स वाला, तीनों सवाल करा दिए मैंने आज तो मैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए अपने हाफ। अब मोल्स आ गए, हमसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हम फॉर्मूला लगा देंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। और यहाँ पे बात हो रही है SO2 की। SO2 क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? SO2 एलिमेंट है, एलिमेंट कंपाउंड है। SO2 एक कंपाउंड है, तो फिर यहाँ से जो N आएगा वो क्या आएगा? वो आएंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट होता तो एटम आते, लेकिन कंपाउंड है तो क्या आएंगे? मोलिक्यूल्स। बार बार सिखा रहा हूँ ये बात, ठीक है? तो मोलिक्यूल्स आएंगे, यानी कि सर Na मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो N आ जाएगा 1/2 इंटू Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। मोलिक्यूल क्यों है सर? क्योंकि हमें कंपाउंड दे रखा है ऑफ SO2 के मोलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट देता, जैसे कार्बन दे देता, कॉपर दे देता, तो फिर एटम्स आ जाते हैं, लेकिन हमें कंपाउंड दे रखा है तो फिर हमेशा मॉलिक्यूल्स आएंगे। अच्छा, इसकी जगह वो हाइड्रोजन गैस भी बोल देता तो भी वो मॉलिक्यूल है। H2 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब हमें पता है कि ये तो मॉलिक्यूल्स आए, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सर? 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन, यानी कि 3। एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे सर? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे भाई? नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कौन सा आंसर बैठ जाएगा? ए वाला। समझ में आई बात? ठीक है, डाउट बताओ। अच्छा, एक और ज्ञान की बात बताता हूँ मैं तुम्हें। ज्ञान की बात ये है कि जब तुम नोट्स में लिखो ना इस तरीके के क्वेश्चन, तो आंसर को यहाँ मत टिक करना। हम तो बोर्ड पे लिखते हैं तो हम तो मिटा देंगे, आंसर को यहाँ मत टिक करना, आंसर हमेशा यहाँ नीचे लिखना। क्यों सर? इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा कि जब तुम नोट्स को रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन, पहली बात तो ये खुद से करके देखना, आंसर पढ़ने मत लग जाना। जब भी हम नोट्स को रिवाइज करते हैं, आधे बच्चों को देखा है मैंने कि वो आंसर पढ़ने बैठ जाते हैं। आंसर नहीं पढ़ना है भाई, आंसर को सॉल्व करना है।
ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो नोटबुक में। तो अगर तुमने यही टिक लगा रखा है, तुम्हें पहले ही आंसर पता है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसलिए कभी भी जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन नोट्स में हो तो आंसर हमेशा नीचे लिखना इस तरीके से, कभी भी यहाँ टिक मत लगाना। ठीक है, चलो नोट कर लो। हो गया, ओके। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सर इसे लास्ट करके बेवकूफ़ बना रहे हो आप हमें। नहीं, पक्का पक्का लास्ट, पक्का पक्का लास्ट, पक्का पक्का लास्ट। काफी अच्छा सवाल है, काफी अभी तक का बेस्ट सवाल करेंगे अपन। होमवर्क में दो क्या? देखो भाई, 25 ग्राम ऑफ MCl4। सर एम क्या है? एम है कुछ, कंटेंस 0.5 मोल क्लोरीन, देन इट्स, या फिर हम लिखें देन मोलिकुलर मास of MCl4 is ऑप्शन ए 100 ग्राम पर मोल, ऑप्शन बी 200 ग्राम पर मोल, ऑप्शन सी 150 ग्राम पर मोल और ऑप्शन डी 400 ग्राम पर मोल। तो बताओ बच्चों जल्दी से क्या होगा आंसर? खुद से कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को करने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो करने की। लगाओ 5-1 मिनट लगाओ अपना दिमाग, ऐसा नहीं कह रहे अभी आंसर बता ही देंगी। देखो हमसे पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि अगर किसी कंपाउंड MCl4 का मैं 25 ग्राम ले लूं तो उसके अंदर इतने मोल क्लोरीन मिलेगा। यानी कि हमें किसके मोल दिए गए हैं? क्लोरीन के। लेकिन हमसे पूछ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो अपन को इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। मुझे बताओ कि अगर मैं MCl4 का एक मॉलिक्यूल उठाता हूं तो इसके अंदर कितने क्लोरीन मिलेंगे? सर एक मॉलिक्यूल में 4 क्लोरीन, यानी कि एक मोल अगर अपन MCl4 ले लें तो उसके अंदर कितने मोल मिलेंगे? इसके 4 मोल मिलेंगे, हाँ या ना? यानी कि Cl के, क्लोरीन के, साल मोल ऑफ क्लोरीन, हाँ या नहीं? बात समझ में आई? सर एक मॉलिक्यूल में 4 हैं तो एक मोल में भी तो 4 मोल होंगे, हाँ या ना? अब हमें गिवन है इतने, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर क्लोरीन के जितने भी मोल हैं उसके 1/4 मोल्स हैं MCl4 के, हाँ या ना? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MCl4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाई 4, हाँ या ना? यहां से बात समझ में आई कि सर क्लोरीन के जितने भी मोल है उसके 1/4 हैं। 4 क्लोरीन मिला के एक ये बनाएंगे, तो क्लोरीन के मोल्स में 4 का डिवाइड करेंगे जब जाके इसके मोल्स आएंगे। तो क्लोरीन के मोल्स हमें गिवन है 0.5, इसे 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 0.125। ठीक है सर, इतनी जल्दी निकाल दिया? हाँ ये बहुत फेमस है, 5/4। 5/4 क्या हो जाता है? 0.125। ठीक है, मतलब 1.25 होता है तो 0.5 है वहां पे। अब मोल्स आ गए MCl4 के, अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है? रेट 25 ग्राम। तो अब इस m को ऊपर भेजेंगे मोलर मास और नीचे आ जाएगा 0.125। तो सर पॉइंट हटाएंगे 1000 आ जाएगा। सर 25 बन जाए 25, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर आ गया 200 ग्राम पर मोल। 200 ग्राम पर मोल यानी कि बी विल बी द आंसर। समझ में आई बात? क्या ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि जो मोल्स दिए गए थे वो MCl4 के नहीं दिए गए थे, हमें दिए गए थे क्लोरीन के मोल। तो अगर हमने वहां से थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले MCl4 के मोल निकालिए और फिर तो गिवन मास अपन मोलर मास से आंसर आ गया। बस ये ही घुमाया था तुम्हें कि तुम्हें क्लोरीन के मोल्स दे दिए। अब क्लोरीन के मोल दे दिए तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि सर क्लोरीन के जितने भी मोल है उसके 1/4 इसके टोटल के होंगे, क्योंकि 4 क्लोरीन मिला के एक ये बनाएगा। तो 4 क्लोरीन से ये बनेगा, यानी कि 1/4 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MCl4। वहां से आया
इसका मोल्स और फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास से आंसर निकाल दिया। क्लियर है क्या बात? अगर तुम डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल देते तो फिर गलत आता। क्लियर है क्या बात? चलो नोट कर लो, आज इतना ही। कल हम नई चीज़ पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। ओके, आज इतने बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम एज वेल एज इन पर्सपेक्टिव ऑफ अदर अपकमिंग चैप्टर्स। उन सब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा आज। चलो बाय बाय।